डीआरडीओ टेक्नीशियन ए की पोस्ट के लिए इलेक्ट्रिशियन के क्लासेस चल रहे हैं, जिसका ये आज का चौथा क्लास है, जिसमें बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा है। अभी तक इसके पहले 3 क्लास कंप्लीट हो चुके। अगर आपको तीनों क्लास देखना है इसके पहले, अगर आप पहली बार ये वीडियो में डायरेक्ट लैंड किए तो आपको जरूरी है कि आपको इसके पहले का वीडियो देख लेना है। क्यों? तो बहुत सी बातें इसके पहले हम बता चुके हो, इसमें रिपीट करने वाले नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना है, शुरुआत से पहले क्लास से देखते आना। अगर डायरेक्टली आप इस क्लास में आए हो तो उसे देखने के लिए उसका लिंक कहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन में। अभी डिस्क्रिप्शन कहाँ पे होता है सबको पता है। उसके बाद अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, और टेस्ट देना है तो उसका भी लिंक कहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन में। तो सभी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में हमने प्रोवाइड कर दिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये आज का चौथा क्लास है और हर बार की तरह भी इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं, अभी सबको इंस्ट्रक्शन पता चल गया। बस एक नया इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको टेस्ट है ना पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद देना है। क्यों? तो टेस्ट किस लिए होती है? अभी कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर टेस्ट चालू नहीं हुई, टेस्ट नहीं है। तो देखो, जब तक आपकी पढ़ाई नहीं होती तब तक आपको टेस्ट की तरफ बिल्कुल नहीं देखना है। हम आपको फुल वाली भी टेस्ट अवेलेबल करा के देंगे, लेकिन कब? जब आपका पूरा प्रिपरेशन होता है तब आपको टेस्ट देना है। अभी से टेस्ट देके आपको कोई मतलब नहीं होगा। आपको क्या करना है, जैसे ये टॉपिक खत्म होता है तब ये टॉपिक पे टेस्ट देना आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, अभी से टेस्ट के पीछे नहीं भागना है। पहले क्या करना है, आपका टॉपिक कंप्लीट करना है। जब एक पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट होता है तब उस टॉपिक के ऊपर आप टेस्ट देना, वो बिल्कुल बेस्ट रहेगा। तो ये हमारा सजेशन था। अभी आपको फॉलो करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हमारा काम होता है जो सही है वो आपको बताना। ठीक है, तो हमारे 20 तक क्वेश्चन हो गए थे 3 क्लास में। आज का ये चौथा क्लास है। इसमें क्वेश्चन नंबर 21 है। तो अभी बहुत सी बेसिक से कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं। तो हो सकता है कि अगर रिपीट हुआ तो रिपीट हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो देखिए आगे में 500 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि 5 रेजिस्टेंस है। कितने रेजिस्टेंस है? 5 रेजिस्टेंस है और एक का वैल्यू कितना है, 100 ओम है। कितना है? 100 ओम। 5 एक लगा के। ठीक है, और ये पूरे के पूरे कैसे कनेक्ट है? पैरेलल में कनेक्ट है। कैसे कनेक्ट है? पैरेलल में कनेक्ट है। अगर आगे में इफ 1 रेजिस्टेंस इज रिमूव द टोटल रेजिस्टेंस इज, यानी कि अगर एक रेजिस्टेंस इसमें से निकाल देते हैं तो उसका वैल्यू कितना होगा, ये आपको बताया गया है। अभी आपको पता होगा कि सीरीज करना है कैलकुलेशन, तो आप डायरेक्टली एडिशन करते हो। इसके पहले पता है कि सीरीज करना है तो क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 ऐसे करते जाते हो, प्लस 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 जहां तक है वहां तक। लेकिन हमने इसके पहले भी बोला कि अगर आपके पास पैरेलल है तो ये पैरेलल में एप्लीकेबल नहीं है। पैरेलल को सॉल्व करने के लिए अलग फार्मूला होता है। क्या होता है इस पैरेलल सॉल्व करने का? ये फार्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट, या तो यहाँ पे R टोटल भी लिख सकते हो, इक्वल्स टू पहला रेजिस्टेंस R1 प्लस और से प्लस 1/ दूसरा रेजिस्टेंस R2 प्लस और तीसरा 1/ तीसरा रेजिस्टेंस प्लस प्लस कैसे 1 करते करते आपको लिखते जाना है। और इनका क्या करना होता है, कैलकुलेशन करना होता है, तब जाके आपका टोटल रेजिस्टेंस, ये तब भी नहीं मिलता, तब क्या मिलता है आपको 1/R इक्विवेलेंट मिलता है। जो भी अभी समझो 1/5 या तो 1/10 आपका आ गया, तो आपको क्या करना होता है, इसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा करना होता है। क्या करना होता है? उल्टा, यानी कि उसको अगर उल्टा लिखते हो तो ये होता है R इक्विवेलेंट, यानी कि सीधा सीधा इसको इधर लेके जाना होता है और इसको इधर लेके आना होता है। एक्चुअल में कॉन्सेप्ट ऐसे, तो R इक्विवेलेंट चल के 10 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 10। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना पड़ता है। अभी सोचिए, हमने इसके पहले भी बताया, क्या हमारे पास इतना टाइम होता है कॉम्पिटिशन में? बिल्कुल ही नहीं होता है। हमें तो बिल्कुल शॉर्टकट चाहिए। तभी भी हम दोनों भी मेथड बताएंगे कि सॉल्व कैसे करना है एक्चुअल में और उसका आंसर कैसे निकालना है। तो अभी देखो, पहले हम देखो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक अगर काम करती है तो हमें शॉर्ट ट्रिक बताना है आपको, और शॉर्ट ट्रिक से आपको चलना है। तो देखो, एक शॉर्ट ट्रिक आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐसे पैरेलल में कनेक्ट है, पैरेलल और सीरीज शायद सबको पता है, ऐसा हम कंसीडर करके चल रहे हैं। अभी यहाँ पे 4 हो सकते हैं या तो 5 भी हो सकते हैं। ये पूरे के पूरे कैसे कनेक्ट है? पूरे के पूरे पैरेलल में कनेक्ट है। यहाँ पे समझो, यहाँ पे बैटरी लगा दी है। ये पूरे रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट है? पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक है, तो किसी को दिक्कत नहीं है, ऐसे समझ के चलते। ठीक है, अभी इनका अगर अभी कैसे निकालना है हमने तो बता दिया, 1/R1 1/R2 इस तरह से सॉल्व करना होता है। आगे भी न्यूमेरिकल है, उसके ऊपर भी जाएंगे, बट अभी ये न्यूमेरिकल में क्या करना है ये हम बताते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आया तो अभी देखो, ये बाकी न्यूमेरिकल से क्यों अलग है हम ये भी बता देते। यहाँ पे
5 रेजिस्टेंस तो है बट पांचों रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 100 ओम है। कितना है 100। और जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है कि पूरे के पूरे रेजिस्टेंस पैरेलल में और सबका वैल्यू सेम है तो तब ट्रिक काम करती है। कब? जब सभी रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है तब चल के देखो आपको कॉम्पिटिटिव में कभी भी ऐसे 5, 10, 15 नहीं दिखेंगे, कभी भी नहीं। और अगर 5, 10, 15 क्यों, तो इसको कैलकुलेशन करने को एक पेज लग जाता है, तो इतना बड़ा तो न्यूमेरिकल देंगे नहीं ना, थ्योरी का पेपर नहीं है हमारा। तो यहाँ पे जब 5 मतलब 3 से ऊपर नहीं देंगे, 3 से ऊपर 100%, 3 क्या होता है फाइनल, कितनी भी बड़ी एग्जाम हो आपकी। तो यहाँ पे तो 5 बोल दिया, हम तो बोल रहे कि 3 के ऊपर नहीं देते, यहाँ पे 5 लिखा है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है तो यहाँ पे 3 नहीं 300 भी बोल सकते हैं, 5 नहीं 500 भी बोल सकते हैं, 5000 भी बोल सकते हैं, कितने भी बोल सकते हैं पूरे रेजिस्टेंस। तो उनका अगर आपको इक्विवेलेंट निकालना है तो यहाँ पे 2-3 ट्रिक है। तो एक ट्रिक हम बता देते कि अगर सबका वैल्यू सेम है, सबका वैल्यू क्या है, सेम है, तो टोटल मतलब ये पैरेलल, देखो ये कंडीशन किसके लिए, देखो इसके पहले हमने सीरीज बताया था, अभी पैरेलल की बात कर रहे हैं। अगर सबका वैल्यू सेम है और कितने भी रेजिस्टेंस हो, आपको उसका क्या निकालना है, टोटल आर निकालना है, आर इक्विवेलेंट या तो आर टोटल। अभी इक्विवेलेंट मतलब ही टोटल होता है, टोटल मतलब ही इक्विवेलेंट होता है, तो यहाँ पे हम टोटल लिख देते हैं। ठीक है, चलो समझने के लिए कोई कमेंट कर देता है कि सर ये क्या आता है इक्विवेलेंट करके, इक्विवेलेंट मतलब ही क्या होता है, टोटल होता है। ठीक है, तो अभी आर टोटल निकाला, यानी कि जो पूरे रेजिस्टेंस है उनका टोटल निकालना है। तो सिंपल सा ट्रिक ये होता है कि अगर सबका रेजिस्टेंस सेम है तो जैसे सबका रेजिस्टेंस 100 है डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है, कितने रेजिस्टेंस देखिए हमें क्वेश्चन में अभी आप देखते हो तो हमारे पास कितने 5 रेजिस्टेंस है, तो हमें क्या करना है 5 से डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, 5 से डिवाइड। तो इसका आंसर कितना आता है, 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 ओम आता है। यानी कि अगर 5 रेजिस्टेंस है तो इसका टोटल कितना आता है, 20 ओम आता है। कितना आता है, 20 ओम आता है। ये किसी को प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, अभी क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पे क्या कर दिए, एक रेजिस्टेंस रिमूव कर दिए, 1 रेजिस्टेंस रिमूव, यानी कि एक प्रतिरोधक को क्या कर दिए, निकाल दिए, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा ये पूछा है। तो बिल्कुल हमने जो ट्रिक बताई वही ट्रिक से आपको लेना है कि अब एक रेजिस्टेंस हटा देंगे तो ये 5 की जगह कितने हो गए, ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा और ये हो गया आपका चौथा। तो आपको क्या करना है, जो 100 लिखा है 100 से अभी 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। यानी कि आपका अभी आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 25 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25। अगर उन्होंने बोला होता कि 3 ये 2 निकाल दिए तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या करना होता, 3 करना होता। ये एक बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, तो इसको ध्यान में। और एक ट्रिक है पैरेलल के ऊपर, और क्वेश्चन आएंगे ना तब हम बताएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है कि अगर क्वेश्चन में अभी ऐसे कभी नहीं होगा आपको कि 3 के ऊपर कभी भी रेजिस्टेंस आपको पैरेलल में कनेक्ट करने को या तो कैलकुलेशन करने को किसी भी एग्जाम में नहीं देते आपको लगे। तो आप कोई भी बुक देख लो। अभी गेट वेट का देखेंगे तो थोड़ा सा उसमें डिफिकल्ट होता है। गेट की लेवल नहीं चल रहे, हम ITI की लेवल की बात कर रहे हैं, या तो पॉलिटेक्निक की भी लेवल है, तभी भी आपको 3 से ऊपर कभी रेजिस्टेंस नहीं दिए जाएंगे पैरेलल में एक साथ। वो सर्किट में बहुत सारे हो सकते हैं बट पैरेलल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 5 दिए है और सबका अगर वैल्यू सेम है तो आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, उस वैल्यू को क्या कर देना है, सीधा सीधा वो नंबर से डिवाइड कर देना है, आपको आपका टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अब ये 5 में से उन्होंने 1 घटाने को कहा था, तो आपको डिवाइडेड बाय 4 करते हो तो 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 25 ओम। तो इसलिए इसका भी आंसर क्या रहेगा, 25 ओम। ये ट्रिक हमेशा ध्यान में रखना है, पेपर में आपके काम में आ सकती है और ये हर बार अप्लीकेबल होती है जब आपकी पैरेलल सर्किट है और सबका रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। तो इस तरह की जो नोट होती है वो नोट आपको क्या कर लेना है, लिख के रखना है। जैसे इसके पहले हमने पासवर्ड का एग्जांपल बताया था ना, उसी तरह। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अभी दूसरी ट्रिक ये वाले क्वेश्चन में बताएंगे कि दूसरी पैरेलल के लिए और दूसरी एक ट्रिक है। ठीक है, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, आपको मतलब कैलकुलेशन ही नहीं करना पड़ता, मन के मन में आपका आंसर पता चल जाता है आपको। देखिए यहाँ पे है कि व्हेन 1.6 किलो ओम रेजिस्टेंस एंड 120 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अभी 2 रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक है, ये हमारा पहला रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये हमारा क्या है, दूसरा। ठीक है, अभी 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, वोल्टेज सोर्स है। यहाँ पे क्या कर दिया है हमने, इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, हमारी लाइन टेढ़ी जाती है, ठीक है, हम सीधी कर दिए। ठीक है, अभी देखिए 2 रेजिस्टेंस देखे हमें, तो दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है अभी देखेंगे तो एक का है 1.6 किलो
1.6 किलो ओम है। किलो का मतलब क्या होता है, किलो मतलब कितना होता है 1000 होता है, सभी को पता है। इसको अगर किलो अगर काटना है आपको तो क्या करना पड़ेगा 1.6, अभी यहाँ पे नहीं करना है, जब भी आगे न्यूमेरिकल करेंगे ना मतलब दिखेगा आपको तब बताएंगे, तभी भी हम बता दे रहे। किलो का मतलब होता है 1000, तो इसका मतलब इसको अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 1600 ओम बन जाएगा, मतलब 1600 ओम बन जाएगा ये 1.6 किलो ओम मतलब, ठीक है। तो अभी आप इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस बता रहे आपके जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखें 120 ओम है, कितना है दूसरा 120, तो ये होगा आपका 120 ओम। अभी इन्होंने पूछा है कि टोटल, क्या पूछा है, हाँ टोटल रेजिस्टेंस ही पूछा, यानी कि आर टोटल की वैल्यू निकालने को कहा है। बट इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में कहीं पे भी मतलब वैल्यू नहीं है, ऐसे मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है ये, कैसे है लॉजिकल। तो कभी कभी वैल्यू भी देके रहेंगे, तो वैल्यू देके रहेंगे तभी भी आपको हम बताएंगे कि बिना सॉल्व किए आप आंसर कैसे निकाल सकते हो। पैरेलल सर्किट है तो बिना सॉल्व किए आप आंसर कैसे निकाल सकते हो। तो अभी दूसरी ट्रिक ध्यान में रखना है, आपको नोट करना है तो नोट भी करके रख सकते हो, ये हर बार अप्लीकेबल होती है इस टाइप की न्यूमेरिकल में। तो देखिए जब भी नंबर ऑफ कितने भी पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है, अभी यहाँ पे तो 2 ही लिखे हैं, 4 5 6 7 8 9 10 भी हो सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। बट क्या अभी सोच के देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 5 5 10 10 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा देंगे और आपको बोलेंगे कि सॉल्व करो, सॉल्व करने को आधा 1 घंटा लग जाता है, पेपर कब सॉल्व करेंगे आप, सही है। तो इस तरह का ये सोच के ही कुछ बनाया जाता है पेपर। तो अभी सोच के बनाए तो उसके ऊपर कौन सी सोच अप्लाई करना ये बताते हैं हम, कि जब भी पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा के रहेंगे तो आपको ध्यान में रखना है इसका जो भी आर टोटल आएगा वो कितना आएगा, जो सबसे लेस है, जो सबसे कम वाला रेजिस्टेंस है उससे भी कम आपका आंसर आता है। क्या आता है, जो सबसे, देखो हम क्या बोल रहे हैं ध्यान में रखिए, जो सर्किट में देखो कहां पे अप्लाई करना है, आपको अप्लाई करना है पैरेलल सर्किट में, कहां पे पैरेलल, उसमें भी जितने भी रेजिस्टेंस, बहुत सारे रेजिस्टेंस लगाए हैं, किसी का वैल्यू 2 रहेगा, किसी को 15 रहेगा, किसी का 100 रहेगा, किसी का 200 रहेगा, किसी का 4000 रहेगा, किसी का 5000 रहेगा, कितना भी हो सकता है। उसमें सबसे छोटा वाला रेजिस्टेंस ढूंढना है आपको, सबसे छोटा वाला। जैसे देखेंगे तो ये लगभग कितना है 1600 है, कितना है लगभग 1600 ओम है, और ये कितना 120, तो छोटा कौन सा हो गया हमारा 120 हो गया। तो 101% आपका आंसर 120 से कम आता है, आपका आंसर क्या होता है 120 से कम आता है। ये सबको आपको ध्यान में रखना है। कितने भी रेजिस्टेंस हो, अभी और से आगे में न्यूमेरिकल आएंगे ना तब और हम आपको बताएंगे कि जितने भी पैरेलल में रेजिस्टेंस होते हैं उनका अगर आपको टोटल निकालने को कहे, सबसे पहले देख लो ऑप्शन में कि जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी छोटा वाला ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल है। कभी कभी क्या होता है 2 ऑप्शन होते हैं तब सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है, बट कभी कभी अपने आप बाकी के एलिमिनेट हो जाते हैं, आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी वाली ट्रिक थी। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लॉजिकली क्वेश्चन था कि 2 रेजिस्टेंस है, एक 1.6 और एक है 120, तो 100% आपको पता है कि आपका आंसर 120 से क्या आने वाला है, कम आने वाला है। टोटल रेजिस्टेंस जो निकालना है, सिर्फ पैरेलल सर्किट की हम बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन में देखेंगे, देखिए ग्रेटर दैन 1.6 किलो ओम, ग्रेटर दैन 1.6 ओम हो ही नहीं सकता ना, हम तो छोटे से भी छोटा आंसर आता है ये बोला है, तो ये वाला गलत हो गया, पहला हो गया गलत। उसके बाद दूसरा ग्रेटर दैन 120 ओम, अभी हमने बोला कि 120 से क्या होना, कम होना है, एक मतलब जो छोटा है छोटे से भी कम होना, तो इसने बोला है कि ये जो छोटा है 120 उससे ग्रेटर यानी कि बड़ा रहेगा, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद नीचे में जाते हैं लेस दैन 120 ओम, ठीक है, अभी लेस दैन 120 ओम ये बिल्कुल हमारे लिए सही है कि हमने भी कहा था, क्या कहा था कि 120 ओम से क्या होने वाला है, हमारा टोटल रेजिस्टेंस कम आने वाला है, ठीक है। और बट ग्रेटर दैन 100, ये 100 का मसला क्या है तो हम बाद में बताएंगे आगे चल के, ठीक है। तो 100% हमारा सॉल्व हो गया कि हमारा आंसर 120 से क्या होने वाला है, कम होने वाला है। क्यों, तो इसके पीछे हमने रीजन बता दिया। यहाँ पे लेस दैन 100 बोला है तो लेस दैन 100 का सवाल ही नहीं उठता, हम 120 की बात कर रहे हैं। अभी 100 के नीचे क्यों नहीं जाते तो ये भी बताएंगे बाद में, ठीक है। तो ये सी वाला ऑप्शन का रहेगा, इसका बिल्कुल सही रहेगा। क्यों हम बाद में करते पता है क्यों, तो सब कुछ एक ही में बता देंगे तो एक ही क्वेश्चन चलता रहेगा, और आपकी कमेंट आती है सर आपने 2 ही क्वेश्चन किए, बट आप ये नहीं सोचते कि 2 क्वेश्चन में हमने कॉन्सेप्ट कितने क्लियर किए, इसके बारे में आप सोचते नहीं। आप नहीं मतलब हर किसी की बात नहीं कर रहे, कोई होते हैं, जैसे इसके पहले हमने बताया जो दूसरा वाला क्लास था उस क्लास में, कि दूसरा नहीं पहली क्लास की बात, कि हम जो सिलेबस आपको दिखा है वो सिलेबस कवर करके देंगे, उसमें कितने भी क्वेश्चन, हम 10 क्वेश्चन में भी सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, बट आपके जो भी टॉपिक है वो सभी टॉपिक को हम छू के वापस आएंगे, छू के मतलब उसके बारे में जानकारी देके वापस आएंगे। तभी भी हम दूसरे लेक्चर के बाद, पहले लेक्चर के बाद हमें कमेंट मिली कि सर आप पहले क्या कीजिए थ्योरी पढ़ाइए और उसके बाद अभी वो सजेशन है, अच्छी बात है, हमें बुरा नहीं लगा और आपको बुरा बोलना भी नहीं, बट बता
रहे हैं कि आप सर थ्योरी पढ़ाए उसके बाद एमसीक्यू पढ़ाए, ठीक है। तो वैसे भी कर सकते हैं, बट उसके लिए थ्योरी पढ़ाने लगे ना वो जीरो से पढ़ाना पड़ता है, और जीरो से पढ़ाने बैठे तो शायद आपका सिलेबस एग्जाम के पहले खत्म नहीं हो पाएगा। इसलिए हम वैसे नहीं करेंगे, हम अभी से ऑब्जेक्टिव लेते जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव कैसे रहेंगे, जितना आपका सिलेबस, ताकि पूरा आपका सिलेबस कवर हो जाए। हम भी कुछ दिमाग लगा के आपको पढ़ाने को आए, ठीक है। तो आपने सजेशन दिया, अच्छा लगा, जो भी उनका नाम पता नहीं, बट जो भी नाम होगा तो उन्होंने आपने सजेशन दिया, अच्छा लगा हमें, बट हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ये भी हम आपको बता देते, ठीक है। तो अभी आगे में देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, पहला क्या था, सॉल्व हो गया। अभी आगे में क्या था पहला, हाँ ये 120 वाला था, खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डिपेंड ऑन, अभी है ना जो टॉपिक है ना क्या रेजिस्टेंस लॉ वाला टॉपिक है, उस टॉपिक की तरफ बढ़ गए। तो अभी उस टॉपिक में क्या है, रेजिस्टेंस लॉ क्या है, रेजिस्टेंस लॉ का फार्मूला आपको पता होना कि रेजिस्टेंस लॉ कहता है कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल होता है लेंथ अपॉन एरिया के प्रोपोर्शन में होता है। क्या होता है, लेंथ और एरिया का जो रेशो होता है उसके प्रोपोर्शन पे ये रेजिस्टेंस का वैल्यू, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस का फार्मूला बनता है R = रो L बाय A। ये रो मतलब आपका होता है रेजिस्टिविटी, क्या होता है, रेजिस्टिविटी। तो इसके ऊपर अभी रेजिस्टिविटी, ठीक है, इसके ऊपर अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मेन हमारा क्या है, क्यों, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन रहा तो क्या होता है, ये रेजिस्टिविटी हट ही जाता है, ठीक है। तो अभी रेजिस्टिविटी नहीं, हम मेन अभी रेजिस्टेंस के फार्मूले के ऊपर ध्यान देंगे। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है, R = रो L बाय A होता है, ठीक है। रो मतलब रेजिस्टिविटी, ये भी बता दिया हमने, बट अभी मेन बात कौन सी है, ये आपका रेजिस्टेंस लेंथ के ऊपर डायरेक्टली अफेक्ट करता है, लेंथ डायरेक्ट अफेक्ट करता है, और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल में अफेक्ट करता है। अभी क्या होता है क्या नहीं होता है, तो हम इसको डिटेल में अभी बताते हैं अभी, ठीक है। तो जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ नहीं कहेंगे, रेजिस्टेंस लॉ है, तो रेजिस्टेंस का फार्मूला है रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन ए। तो ये यल मतलब क्या होता है कि समझो आपका ये कंडक्टर है, ये क्या आपका कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर की क्या होती है, इतनी लेंथ होती है, इतनी क्या होती है, लेंथ होती है। अभी हम बोलते हैं यहाँ पे ये मतलब इसी लॉ से अभी देखो आउटपुट क्या क्या निकल सकते हैं, क्वेश्चन कितने सारे बन सकते हैं। तो ठीक है, अभी रेजिस्टेंस जैसे ओम्स लॉ में हुआ था ना, सेम वैसे ही रेजिस्टेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, किसके प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ, ये यल है, ठीक है, स्मॉल वाला। और आपका रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, अभी स्मॉल एरिया लिखे तो हम क्या कर देते हैं कैपिटल, मतलब कंफ्यूजन ना हो करके, ठीक है। तो ये क्या आपका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो बाद में देखेंगे, बता भी देते क्या होता है, πd²/4 होता है, ये आपके एरिया का फॉर्मूला है, इसके ऊपर भी आएंगे, बाद में आएंगे, ठीक है। फिलहाल अभी ध्यान में रखना है कि रेजिस्टेंस लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब उसके अनुपात में होता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर लेंथ का वैल्यू बढ़ता है तो आपकी रेजिस्टेंस का भी वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। अगर आपका लेंथ कम होता है तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, कम होता है। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखो एरिया मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके, मतलब क्या, विरुद्ध क्रम में ऐसे बोल सकते हैं, विरुद्ध है उसके बोल सकते हैं। कैसे कि अगर आपका एरिया बढ़ता है तो आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। क्यों, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए ना, अगर ये न्यूमरेटर में और ये भी न्यूमरेटर में होता तो डायरेक्टली होता, जैसे ये क्या होता है, देखो ये भी न्यूमरेटर में, ये न्यूमरेटर में, और ये क्या है, डिनोमिनेटर में। अभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबको पता नहीं, ये ऊपर का होता है इसको न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे का उसको डिनोमिनेटर। अभी ये पहली क्लास जैसे हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो आगे में क्या बोल रहे थे हम ये बोल रहे थे कि नहीं, 1 काट दिया, 1 को नहीं काटना था, ठीक है। हाँ, रेजिस्टेंस क्या होता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अभी ए मतलब एम्पियर मत कंसीडर कीजिए, नहीं तो और गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। स्मॉल में ही लिख देते हैं, आपकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। आपकी मतलब कुछ जन की कोई गारंटी नहीं होती है, बोल देंगे कमेंट करने के, सर ये तो एम्पियर है, आप उसको एरिया कह रहे हैं, भाई ए मतलब एरिया भी तो होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ए की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि रेजिस्टेंस का एरिया का अगर वैल्यू बढ़ा तो आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, और एरिया का वैल्यू अगर कम हुआ तो रेजिस्टेंस क्या होता है, आपका बढ़ता है। तो इसमें से 4-5 क्वेश्चन यहां से जनरेट हो सकते हैं। कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, 4-5 क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। तो और से मतलब क्या क्या कुछ बातें हैं तो हम उसके ऊपर और डिस्कस करते हैं। तो अभी देखिए, रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमने बताया कि रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है कि आपकी लेंथ के ऊपर। क्यों, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर लेंथ बढ़ती है तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, तो और आपकी लेंथ कम होती है तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, कम होता है। यानी कि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, तो इसका लेंथ कुछ L1 है और इसका लेंथ कुछ L2 है, जो भी वैल्यू हो सकता है। आपको देख के विजुअली आपको समझ रहा है कि ये क्या है, छोटा है, और ये क्या है, बड़ा है। यानी कि ये थोड़ा सा लंबा है, ये बिग है, और ये क्या है, थोड़ा सा स्मॉल है, ठीक है। मतलब ये शॉर्ट बिग यानी कि
शॉर्ट कह सकते हैं उसको बिग, ठीक है, ये शॉर्ट अच्छा लगता है, ठीक है, ये शॉर्ट है और ये क्या हमारा शॉर्ट नहीं है, लॉन्ग है, कि दिमाग काम नहीं करता कभी कभी, ठीक है, ये क्या लॉन्ग है और ये क्या हमारा ये शॉर्ट है, ये कैसे शॉर्ट है। तो अभी दोनों के लेंथ में आपको बताना है कि रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है, आपको बताना है कि रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है। तो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपकी लेंथ बड़ी है, अगर आपकी लेंथ बड़ी है तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बड़ा होता है, यानी कि इसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा और इसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कम रहेगा। ये लॉजिक सबका कंप्लीट हो गया। ये सबसे पहली बात थी। दूसरी बात ये कि दूसरे ये लेंथ हो गया, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, यानी कि जो आपका कंडक्टर होता है, ये कंडक्टर का अभी ये गोल कंडक्टर जनरली आपको गोल ही दिखेंगे, कहीं स्क्वायर वगैरह नहीं दिखेंगे, ठीक है, ये आपका गोल कंडक्टर है, गोल ही होता है ना। तो इसका जो एरिया है, एरिया का फार्मूला क्या हो सकता है, पाई डी स्क्वायर बाय 4, ये आर नहीं, ये यहाँ पे क्या होगा डी स्क्वायर बाय 4, ठीक है, डी मतलब का आपका क्या होता है, डायमीटर होता है, यानी कि ये एरिया, इसका एरिया, अभी देखो दो, ये कंडक्टर है और ये दूसरा कंडक्टर, ये आपका तीसरा कंडक्टर है, ठीक है। अभी हम पूछेंगे कि इसका आर बड़ा है, इसका आर बड़ा है कि इसका आर बड़ा है। तो अभी आपको ध्यान में रखना है कि अगर अभी पहले एरिया के बारे में सोचिए, ये अगर बड़ा है तो इसका मतलब इसका एरिया भी क्या होगा, बड़ा होगा, जो भी इसका एरिया बड़ा होगा। इससे ये छोटा है तो इसका एरिया कम होगा, और इससे भी छोटा ये वाला है तो इसका एरिया इससे भी कम होगा। ये सबका लॉजिक क्लियर है। तो अभी आप बताइए कि ये अगर आपका एरिया बड़ा है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, क्यों, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसा प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अभी बताना है, अभी क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये 3 कंडक्टर है, 3 कंडक्टर में से सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका रहेगा, जिसका एरिया सबसे कम है उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा। इसका थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, इसका अभी देखो एरिया कम है और इसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि इसका एरिया बढ़ रहा है। इसका एरिया सबसे ज्यादा है, इसका एरिया सबसे ज्यादा है, यानी कि इसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, सबसे कम रहेगा। तो ये दूसरा लॉजिक था कि जब भी आपका एरिया बढ़ता है तो आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होते जाता है। ये दोनों दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। पहला कॉन्सेप्ट लेंथ के ऊपर था और दूसरा कॉन्सेप्ट आपके एरिया के ऊपर था, ठीक है। तो आपको ये दोनों ध्यान में रखना है। अभी इसके अलावा और से आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर। अभी टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना तभी आपका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम रहेगा। अभी आपको पता है कि टेम्परेचर के कारण भी क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस कम ज्यादा होता है। कैसे होता है ये भी कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं। देखिए आपको अगर पता होगा कि जब भी बारिश का मौसम होता है, जब भी बारिश का मौसम होता है तो आपके घर का या तो किसी आपके कॉलेज का, स्कूल का दरवाजा हमें टाइट लगता है, मतलब लगता नहीं है प्रॉपर तरीके से, और वैसे ही बारिश खत्म हो जाती है, धूप निकलती है, वो दरवाजा अपने आप लगता है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि टेम्परेचर के कारण हमारा जो दरवाजा है वो दरवाजे का साइज क्या हो रहा है, टेम्परेचर के कारण कम ज्यादा हो रहा। क्या हो रहा, कम ज्यादा, यानी कि वो क्या होता है, कभी स्ट्रेच होता है, कभी कॉम्प्रेस होता है। तो सेम जो लेंथ होती है, आप मतलब ये आंखों से नहीं दे सकते, आप आंखों से नहीं दे सकते हो। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ते जाता है वैसे वैसे क्या होता है, ये जो आपका कंडक्टर है उसका लेंथ भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। मतलब इतना भी नहीं बढ़ता कि आप आंखों से देख पाए, ठीक है, मतलब एकदम माइक्रो एमएम में क्या होता है, वो बढ़ता है। अभी जब बढ़ता है टेम्परेचर के कारण और टेम्परेचर जैसे ही कम हो जाए वो क्या होता है, हमारा नॉर्मल अपनी स्थिति में आ जाता है। तो हमारा रेजिस्टेंस क्या कहता है कि अगर हमने भाई लेंथ बढ़ा दी तो मैं भी बढ़ जाऊंगा, उसका कहना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी अगर टेम्परेचर हमारा बढ़ गया और ये लेंथ बढ़ गई तो ऑब्वियस सी बात है ये रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि आपका इनडायरेक्टली, ये डायरेक्ट अफेक्ट नहीं कर रहा है, इनडायरेक्टली आपका टेम्परेचर क्या कर रहा है, आपके रेजिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट गिरा रहा है, ठीक है। तो आपको 3 बातें ध्यान में रखना है कि आपके रेजिस्टेंस के ऊपर कौन कौन किसके कारण आपका रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है। एक हो सकता है लेंथ के कारण, दूसरा हो सकता है एरिया के कारण, और तीसरा हो सकता है टेम्परेचर के कारण। ये तीनों भी फैक्टर आपको क्या करना है, आपके दिमाग में सेव रखना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में ये कहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड ऑन, कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, तो हमने बता दिया। देखो लेंथ ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि जो भी कंडक्टर है तो जो भी सब्सटेंस है उसकी लेंथ जितनी बड़ी रहेगी अभी इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, उतना ज्यादा रहेगा। क्यों रहेगा वो भी हम आपको बताएंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे जैसे आगे क्वेश्चन आएगा ना, डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। मतलब उसके पीछे भी कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल ध्यान में रखिए कि अगर आपकी लेंथ बढ़ती है तो आपका सब्सटेंस का क्या होता है, रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, यानी कि लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। उसके
उसके बाद क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि जितना एरिया बड़ा रहेगा उतना ही आपका रेजिस्टेंस, मतलब आपका एरिया बढ़ गया यानी कि आपका रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ये भी सही है। उसके बाद हमने बोला कि टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल, हमने कहा है आपको कि टेम्परेचर नेचर ऑफ मटेरियल भी उसमें आ गया कि टेम्परेचर के कारण क्या होता है कि ये नेचर मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करता है टेम्परेचर और किसी के ऊपर कम इफेक्ट करता है, तो इसलिए ये नेचर ऑफ मटेरियल बोला है। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या कर सकता है, हमारे एरिया को या तो हमारे लेंथ को कम ज़्यादा कर सकता है, यानी कि अगर कम ज़्यादा होता है तो हमारा रेजिस्टेंस भी क्या होता है, चेंज होता है। यानी कि हमारे तीनों भी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। जब तीनों ऑप्शन सही होते हैं तब हमारा ऑप्शन क्या आता है, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि हम अभी बोल सकते हैं कि हमारा डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट था और इसमें एक कॉन्सेप्ट है लेंथ और एरिया, जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे ना वैसे बताते जाएंगे। ठीक है, आगे में अभी ब्रिज के ऊपर क्वेश्चन थे, तो हमारे आईटीआई में सिर्फ हमें वेस्टर्न ब्रिज फॉलो करना है, तो वेस्टर्न ब्रिज के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा, या तो सिलेबस में हम कह सकते हैं कि वेस्टर्न ब्रिज वाले क्वेश्चन रहेंगे, साथ साथ में आपको केल्विन भी लेके चलना है। ठीक है, ये ब्रिजेस होती है। अभी ये ब्रिज क्या होती है, ये ब्रिज इस तरह से ब्रिज, अभी ब्रिज मतलब वो पुलिया नहीं है जैसे आपके गाँव में होगा, आपके शहर में होगा, वो पुलिया अलग है और ये ब्रिज क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, तो ब्रिज मतलब यहाँ पे जैसे अननोन रेजिस्टेंस, ब्रिज बहुत सारे टाइप होते हैं, एसी ब्रिज होते हैं, डीसी ब्रिज होते हैं, उसमें भी एसी में कुछ उनके नाम अलग होते हैं, कुछ ब्रिज डीसी होते हैं उनके नाम अलग होते हैं, कुछ ब्रिज एसी और डीसी दोनों में काम करते हैं। ठीक है, अभी वो काय के ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारा सप्लाई और आपका कंपोनेंट कौन सा मेजर करना है, ये एक्चुअली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये क्या हमारा ब्रिज, यानी कि जो ब्रिज होता है, ये जो ब्रिज होता है, ये ब्रिज मतलब क्या होता है, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। यानी कि इससे क्या कर सकते हैं, जो अननोन वैल्यू जिसका रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, इंडक्टेंस है, इस तरह की जैसे क्यू वैल्यू है, क्यू फैक्टर है, बहुत सारे वैल्यू है, वो सब निकालने के लिए ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्यों तो हमें ज़्यादा सिलेबस में होता ही नहीं है, सिर्फ केल्विन ब्रिज, वेस्टर्न ब्रिज बस हद होती है वहाँ पे, वो मतलब खत्म हो गया वहाँ पे स्टोरी। तो ब्रिज में क्या होता है कि अलग अलग ब्रिज होती है, उसके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। तो जैसे यहाँ पे RX लिखा है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, RX लिखा है, तो RX यानी कि अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, अननोन मतलब जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है, उसको क्या कहते हैं, अननोन। जैसे कोई अननोन होता है ना आपके लिए, अननोन मतलब जिसको पहचानते नहीं, जिसका वैल्यू पता नहीं, वो वाला रेजिस्टेंस मतलब क्या होगा, हमारा अननोन रेजिस्टेंस होगा। यहाँ तक किसी को मतलब किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसे समझ में चलते। ठीक है, तो अभी देखिए कि ये अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। बीच में ये वोल्ट मीटर लगा होता है, वोल्ट मीटर सभी को पता है ना। ठीक है, अभी कोई पोटेंशियोमीटर है तो उसमें गैल्वानोमीटर वगैरह लगा होता है, तो वो सब मतलब आगे आगे चलते जाएंगे तो देखते जाएंगे। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन है कि वेस्टर्न ब्रिज इज है, अभी कौन सा है वेस्टर्न ब्रिज, एसी है, डीसी है, हाई वोल्टेज ब्रिज है कि पावर डिसिपेशन ब्रिज है। तो हमने अभी बोला है कि ये जो सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है एसी है कि डीसी है, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि वेस्टर्न ब्रिज हम डीसी पे ऑपरेट करते हैं। किससे ऑपरेट करते हैं, डीसी। अभी इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर जब और से मतलब एसी डीसी आएंगे ना, और से वो एसी डीसी पढ़ाएंगे। डीसी मतलब सभी पता है कि डायरेक्ट करंट होता है, और एसी मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। ठीक है, अभी फिलहाल ये पढ़े नहीं तो इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे। तो ये क्या होता है, डीसी सप्लाई। डीसी और एसी कैसे पहचानेंगे, एसी यानी कि इस तरह का वेवफॉर्म होता है, और जहाँ पे प्लस माइनस लिखा रहेगा ये क्या रहेगा, आपका डीसी रहेगा। क्या रहेगा, डीसी रहेगा। या तो ऐसे सिंबल निकाल के रहेगा बैटरी का, तो इसे भी क्या कह सकते हैं हम, डीसी कह सकते हैं, ये डीसी होता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो वेस्टर्न ब्रिज होती है, और थोड़ी सी बातें बता दी थी इसके बारे में, इसको सॉल्व करने का ये रेशो के हिसाब से सॉल्व किया जाता है। यानी कि ये R1 का रेशो डिवाइडेड बाय R2 का रेशो इक्वल्स टू X का, मतलब ये अननोन का रेशो डिवाइडेड बाय R3 का रेशो। अभी इसको बदल भी कर सकते हैं, चेंज उल्टा भी लिख सकते हैं आप, बट एक बेसिक बता देते हम। इसको अगर सॉल्व करना है तो लिखना पड़ता है R1 अपॉन R2, यानी कि देखो इसके दो पार्ट होते हैं ब्रिज के, ये ऊपर वाला पार्ट अलग, ये नीचे वाला पार्ट। डायग्राम ऐसे पलटी भी हो सकती है, उसके ऊपर आप मतलब टेंशन नहीं लेना है। वोल्ट मीटर के एक तरफ का अलग पार्ट होता है, एक तरफ का अलग पार्ट होता है। ठीक है, तो ये सेक्शन है, मतलब ये क्लास ए है और क्लास बी है, ऐसे कंसिडर कीजिए। ठीक है, एक फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, उस तरह से। तो ये पहले क्लास का एक आर्म और ये आर्म होती है, चार क्या होती है, आर्म होती है। ये पहले आर्म का रेजिस्टेंस, ये दूसरे आर्म का रेजिस्टेंस, यानी कि पहली आर्म डिवाइडेड बाय दूसरी आर्म इक्वल्स टू ये पहली आर्म का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दूसरी आर्म का रेजिस्टेंस, यानी कि ये होगा हमारा R1 और ये होगा हमारा R3। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू पता होती है, R1 पता होता है, R2 पता होता है, R3 पता होता है, पुट करके हम ये जो नहीं पता है उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, हमेशा ध्यान में रखना है ब्रिज में। इससे क्या करता है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू देखो,
ये रेजिस्टेंस का सिंबल, और अगर यहाँ पे एरो निकाल दी, जिन्होंने अभी क्लासेस देखे, क्लासेस किए है या तो पढ़े, उनको पता है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। कौन सा रेजिस्टेंस है? ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अगर ऐसे एरो निकालते तो इसका वैल्यू क्या होता है, हम इसका वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो कम ज़्यादा करके यहाँ पे बराबर रीडिंग नल लानी पड़ती है, यानी कि 0 गैल्वानोमीटर भी बीच में लगा सकते हैं, उसका वैल्यू क्या होता है 0 आने को होना है। तब तक क्या करते हैं, हम इसका वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं, फिर उस फार्मूला में पुट करके हम क्या कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था कि ये ब्रिज कौन सा होता है, जो वेस्टर्न ब्रिज होता है, वेस्टर्न ब्रिज कौन सा होता है हमारा? वेस्टर्न ब्रिज डीसी होता है। क्या होता है? डीसी। तो इसके ऊपर हमने बता दिया जो भी क्वेश्चन बन सकते थे, और आगे में क्वेश्चन बन सकते हैं तो बनेंगे तो हम दिखा देंगे। अगर न्यूमेरिकल आता है तो आपको ध्यान में रखना है कि 3 वैल्यू देके रहेंगी न्यूमेरिकल में, तो आपको क्या करना है, ये पहली वैल्यू डिवाइडेड बाय दूसरी वैल्यू और इक्वल्स टू यहाँ पे अननोन रहेगा आपका, अननोन डिवाइडेड बाय ये चौथी वैल्यू, जो भी वैल्यू रहेंगी इसमें से आर इक्वेट करना होता है। जैसे 3 को इधर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में, यानी कि 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल्स टू आर, जो भी वैल्यू आएंगी तो आर की वैल्यू 2 आती है। इस तरह से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, जब न्यूमेरिकल आएंगे तब की बात कर रहे हैं। फिलहाल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर न्यूमेरिकल आता है तब की बात की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेस्टर्न ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर द रेजिस्टेंस इन द रेंज ऑफ। अभी क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपका जो वेस्टर्न ब्रिज है, वो वेस्टर्न ब्रिज कहाँ तक आपका रेजिस्टेंस गिन सकता है, उसकी वैल्यू क्या होती है। तो आपको ध्यान में रखना है, एक वेस्टर्न ब्रिज होता है और एक केल्विन ब्रिज होता है। ध्यान में रखना है, ये आपका कौन सा है, ये आपका वेस्टर्न ब्रिज है, और दूसरा होता है एक डबल केल्विन ब्रिज होता है। कौन सा है? केल्विन ब्रिज होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, बहुत कम है, तब आपको केल्विन ब्रिज यूज करना होता है। कौन सा ब्रिज? केल्विन डबल ब्रिज यूज करना होता है। जो 1 ओम से अगर कम रेजिस्टेंस का वैल्यू है, मतलब 1 ओम से भी कम रेजिस्टेंस है, तब आपको केल्विन डबल ब्रिज से मेजर करना होता है। और अगर 1 ओम से अगर ज्यादा है, 1 ओम से लेकर मतलब कुछ मेगा ओम तक अगर उसका वैल्यू है, मेगा ओम सभी को पता है ना, मेगा ओम तक उसका वैल्यू है, तो उसे क्या कर सकते हैं, हम वेस्टर्न ब्रिज से मेजर कर सकते हैं, यानी कि उसका वैल्यू गिन सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा था भाई कि वेस्टर्न ब्रिज हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, या तो कितना रेंज तक उसका वैल्यू गिन सकते हैं। तो देखेंगे कि 1 ओम से लेकर फ्यू मेगा ओम तक गिन सकते हैं, यानी कि 1 ओम से वैल्यू से लेकर कुछ मेगा ओम 1 2 3 जो भी है मेगा ओम तक हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू गिन सकते हैं। तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन क्या है, सही है। जैसे 10 किलो ये नहीं गिन सकते, 10 किलो तो फ्यू मेगा ओम नहीं बोल सकते। उसके बाद 100 मेगा ओम भी नहीं, ये ज़्यादा हो गया ना, मतलब 1 2 3 ठीक है, वहाँ तक मेगा ओम ठीक है, ये 10 मतलब ज़्यादा। ये 100 ओम से लेकर 100 ओम से फ्यू ओम तक नहीं, ये उससे भी नहीं, 13 ओम बोल रहा है, 13 मतलब बहुत ज़्यादा होता है। तो पता है ना, सबसे कम अगर गिनना है, और मतलब एक बात बता देते हैं इसमें, ठीक है, एडिशनल एक बात बता देते हैं, क्यों, तो क्वेश्चन बन सकता है ऐसे। तो क्वेश्चन बना तो आपको क्या करना है, देखो सबसे कम अगर रेजिस्टेंस है तो आपको क्या करना है, केल्विन डबल ब्रिज का यूज करना है, केल्विन डबल ब्रिज का यूज करना है। उससे अगर ज्यादा है तो आपको क्या करना है, वेस्टर्न ब्रिज का यूज करना है। कौन सा ब्रिज का यूज करना है, वेस्टर्न ब्रिज का यूज करना है। उसके बाद अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ते जाती है तो आपको क्या करना है, मेगर का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, मेगर। फिर वैल्यू बढ़ते जाए तो ज्यादा से ज्यादा अगर मैक्सिमम आपको अगर रेजिस्टेंस होता है तो क्या करते हैं, मेगर से मेजर करते हैं। मेजर करने के लिए और से पोटेंशियल डिवाइडर भी है, बट हम जो इंपॉर्टेंट है उसकी बात कर रहे हैं। सबसे कम करना है तो आपको केल्विन करना है, और मीडियम करना है तो वेस्टर्न करना है, और हाई करना है तो आपको मेगर यूज करना है। मेगर ये ब्रिज नहीं है, मेगर एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपने ITI में देखा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस वगैरह गिनने के लिए आप उसको मेजर करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या था, डी था। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम क्लास को रोक देते हैं और बाकी क्वेश्चन इसके बाद वाले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तब तक आपको क्या करना है, अगर क्लास अच्छा लगा है या तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सुझाव है या तो आपको कोई डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसके बाद का नेक्स्ट क्लास देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।